नमस्कार। बजट 2017 पर खास कार्यक्रम इकोनॉमी का हाल में आप सभी का स्वागत है। देश के बुनियादी ढांचे के विकास का देश के विकास के साथ सीधा संबंध होता है और इसीलिए बजट में बुनियादी ढांचे को लेकर क्या कुछ होगा इस पर सभी की निगाहें रहती हैं। बजट 2017 को लेकर बुनियादी ढांचे की क्या कुछ उम्मीदें हैं और इससे जुड़ी समस्याओं का हल क्या बजट की घोषणाओं में मिलेगा? चर्चा आज इसी पर। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ है सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि महानिदेशक हैं RIS के। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ हैं रंजीत मेहता साहब, जो कि बुनियादी ढांचे के एक्सपर्ट हैं, PhD CCI की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है उसके चेयरमैन भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक निगाह डाल लेते हैं कि वित्त वर्ष 2015-16 में बजट में क्या कुछ किया गया था, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बीते बजट की बड़ी बातें 2015-16 में करीब उससे पिछले साल से 70,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए, एलोकेशन बढ़ाया गया। तो ये काफ़ी एक तरह से जो फोकस है वो दिखाई देता है बुनियादी ढांचे को लेकर के, जो बीते बजट में है। और यहीं से निकलता है अगला सवाल कि इस बजट में होगा क्या। जो इस साल के लिए जो खर्च किया जा रहा है वो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। अलग अलग सेक्टर्स में ये निवेश होना है, लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि कितना सीरियस है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर। क्या बड़े फैसले हुए? इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत हुई। बजट में 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और इसके लिए वित्त मंत्री और तमाम जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो दुनिया भर की इकॉनमी से इस फंड में पैसा लाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। दूसरा बड़ा फैसला जो बजट में हुआ था वो रेल, सड़क और सिंचाई में निवेश के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और रेलवे जैसे कुछ बड़े जो PSUs हैं वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाना शुरू भी कर चुके हैं। तो यहीं से निकलता है हमारा पहला सवाल। और चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये तो पिछले बजट का एक तरह से बैकग्राउंड हमने दिया अपने दर्शकों के लिए। इस बार का जो बजट है वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं उन पर फोकस करने वाला है? मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष होगा भारत के लिए ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं एक मंदी के दौर से गुजर रही हैं, जहां की मार्केट श्रिंक हो रहा है। भारत जैसे देश, जहां कल ही UNESCAP की रिपोर्ट ने बताया कि 7.2% की हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और अगले 3 वर्षों में भी भारत तेजी से ग्रोथ करने वाला पहला सबसे बड़ा राष्ट्र होगा आने वाले 3 वर्षों में। तो हमारे सामने कई चुनौतियां हैं जिसके जरिए हम इस ग्रोथ रेट को वो मोमेंटम दे सकते हैं और क्षमता रखते हैं। तो बड़ा आवश्यक है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ बिजनेस की जो बातचीत हम कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें और बिजनेस को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उससे हम उनको बाहर निकालें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, साथ ही साथ जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपके हिसाब से और कौन सी वजहें हैं जिस पे फोकस रहना चाहिए बुनियादी ढांचे पर, और अगर रहेगा बुनियादी ढांचे पर फोकस तो वो किन क्षेत्रों में होगा? मेहता साहब जी, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो ये बजट है, जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बजट है हमारे देश के लिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रोड, पोर्ट्स और जो बाकी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि एग्रीकल्चर, क्योंकि आपने पिछले 2 साल में देखा कि देश में काफ़ी जो है सूखा पड़ा है, तो हमारे यहाँ इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट का खास इस पे फोकस रहेगा जो मुझे लगता है। और जो दूसरा फोकस जो रहेगा जिसमें कि रोड, अगर देखें फार्म टू मार्केट, जो रोड, जो ऑल वेदर रोड्स हैं, जो कि हमारे देश के गांव हैं, दूर के इलाके हैं जिसमें सड़कें नहीं हैं, तो जिसकी वजह से, जबकि एक तरफ देखिए देश में कई लोग खाने के लिए हमारे देश में पैदावार नहीं है, दूसरी तरफ कई जो हमारा खाद्यान्न है वो जो है मंडी तक नहीं पहुंच जाता और उससे पहले ही खराब हो जाता है। जैसे फल हैं, ये सब्जियां हैं, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। और जो उधर रोड पे, इन पे इनफैक्ट इसमें जो आपके ऑल वेदर रोड्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और पिछले बजट में भी ऑल वेदर रोड्स पे फोकस दिखा था और कुछ हैबिटेशंस में काम भी हुआ है इस साल भी। आइए अब उसी सेक्टर की तरफ हम रुख करते हैं क्योंकि आपने उसका जिक्र किया। आइए देखते हैं कि रोड एंड जो हाईवे सेक्टर है, खासतौर पर
उसमें क्या कुछ किया जाएगा। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जो किसान हैं, जिनकी बात अभी मेहता साहब ने की, ये थोड़े कुछ आंकड़े हैं जो कि 2014-15 में करीब 4,410 किलोमीटर रोड, 26,000 करोड़ का खर्च हुआ था। 2015-16 में अभी तक जो नवंबर तक हमें आंकड़े मिले हैं उनके हिसाब से ये 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछले साल अगर बात की जाए तो 2015-16 में 10,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का आवंटन किया जा चुका है। जो लक्ष्य है वो 30 किलोमीटर का है, लेकिन जो भी मौजूदा लक्ष्य बकौल हमारे जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, वो अभी 18-19 तक पहुंच पाए हैं, लेकिन ये पहले के 5 किलोमीटर के औसत से काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। पिछले साल से ये 25% ज़्यादा की ग्रोथ दिखाते हैं। अभी तक काम जो खत्म हो चुका है 6,300 किलोमीटर का, ये अभी आज मतलब इस साल के जो बजट में जो काम पहुंचा है उसके आंकड़े हम दिखा पा रहे हैं आपको। 16 किलोमीटर प्रतिदिन, लेकिन लक्ष्य जैसा पहले हमने बताया कि 30 किलोमीटर का है। कैसे किया जाएगा उसी का जवाब हम ढूंढने की अब कोशिश करते हैं इस सेगमेंट पे अपने मेहमानों के साथ। मेहता साहब, आप ही से शुरुआत, क्योंकि आपने इस सेक्टर का जिक्र किया। ये जो लक्ष्य है 30 किलोमीटर तक का, उसको पाने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा वित्त मंत्री जी को, और क्या कुछ किया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप 2015 की बात देखें, 2015 में करीब 96,000 किलोमीटर जो है 96,000 किलोमीटर रोड का ऐलान किया गया। इस टाइम अगर देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे पास 47 लाख किलोमीटर का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है। तो जिसमें रोड में हमारी रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 85% जो पैसेंजर्स है इस टाइम रोड से आते हैं, और 60% जो हमारा माल है, गुड्स है, वो रोड के थ्रू इस टाइम जाता है। और कई ऐसी जगह है जहाँ पे कि देश में रेल लाइन नहीं जा सकती, तो रोड एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नितिन गडकरी जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी लास्ट ईयर ही ऐलान कर दिया था कि 2017 और 2016 और 17 में जो देश में रोड बनेंगी 30 किलोमीटर पर डे, और उनका ये लक्ष्य है कि इस बार करीब 1,50,000 किलोमीटर रोड को ऑलरेडी वो डीपीआर वगैरह बन रही है उसमें अनाउंस करेंगे। ठीक है। जिसमें कि NHAI ने करीब 10,000 हेक्टेयर जो लैंड है उसके एक्विजिशन का उन्हें टारगेट मिला है, जो कि ऑलरेडी उस पर कार्रवाई चल रही है। और कई ऐसे एम्बिशियस उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, और वो तो चल ही रही है, उसमें गांव-गांव को जो है मेन सड़कों के साथ जोड़ा जा रहा है। और दूसरा आप देखिए, 4 धामों को, जो 4 धाम हैं उनको भी सड़क के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। और सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जो है सारे जो है मेन सिटीज को, उन पोर्ट्स को रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इससे जो है एक 360 डिग्री एंगल जो उन्होंने व्यू लिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। चतुर्थ जी, पहले NDA फर्स्ट में जो हमने देखा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की याद आती है और शायद सबसे बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखा जाता है। आपको लगता है कि रोड सेक्टर के लिए फिर से उसी तरह की जो फोकस है वो सरकार का दिख रहा है और बजट उसमें कुछ करेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है कि बजट इस मामले में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगा, क्योंकि जो नया प्रोजेक्ट, जैसा मेहता जी ने कहा कि एक सागरमाला प्रोजेक्ट आया है, सरकार ने इसमें 2 फर्क अप्रोच रखी हैं। पहला तो ये हमने देखा था पिछले दिनों कि इवन गोल्डन क्वाड्रेंगल में ये सवाल निकल करके आया था कि सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके कुछ कठिनाई हो रही थी। सागरमाला में हमने स्ट्रेटेजी बदली है, सरकार ने उसके अंदर एक नई कंपनी बनाई है, जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी, और उस कंपनी के माध्यम से सारा इन्वेस्टमेंट होना है। 4 मुख्य ध्येय उसके रखे गए हैं, जिसमें कि कोस्टल शिपिंग है, शिप बिल्डिंग है, पोर्ट डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो इनलैंड वाटरवेज का है। अब इनलैंड के वाटरवेज अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो वहां आपकी सड़कों का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम पोर्ट को एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, जैसा कि इंडियन ओशन के अंदर हमारी आकांक्षा है, तो उसके चलते सड़कों का पोर्ट तक कनेक्शन ये बहुत आवश्यक है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि जैसे ईरान के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो चाबहार पोर्ट जो वहां हम डेवलप कर रहे हैं, वहां भी सड़क का निर्माण हो सके। तो हमारे आसपास ऐसी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है भारत के आर्थिक विकास से,
वहां हमें फंड्स देने होंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी यही होगी कि जो वायबिलिटी गैप फंड है, जैसा केरला सरकार को अभी 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इस तरह के वायबिलिटी गैप मॉडल्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, चाहे पोर्ट हो चाहे रोड्स हो, कहां पर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकारें फेल हो रही हैं प्रोजेक्ट में मनी रेज करने के लिए, केंद्र सरकार को उसमें स्टेप करना पड़ेगा। और शायद आप दोनों ही मेहमान इस बात से एक तरह से सहमत होंगे कि एक इंटीग्रेशन का जो वो है वो जरूर दिख रहा है कि रेल, रोड और शिप जो है वो इंटीग्रेट करने का काम। मैं आता हूं मेहता जी, क्योंकि दूसरे सेक्टर जो है शिपिंग का, उस पर हमें आना है, और जिसका जिक्र अभी आपने किया, वहीं से उठाते हुए जो जलमार्ग है, खासतौर पर जो नदी जलमार्ग, उनके विकास पर भी जो जोर रहा है। आइए देखते हैं हाईवेज की तर्ज पर अब सरकार का फोकस वाटरवेज पर है, और जिस तरह से हाईवे एक फोकस एरिया नज़र आ रहा है, अब वाटरवेज के जरिए अभी ये जो 3.5% का जिसकी जो ढुलाई का उन्होंने अभी मेहता साहब ने कहा कि जो सड़कों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अभी जो नया फोकस है वो शायद अब शिफ्ट हो सकता है वाटरवेज के जरिए। और जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, और बीते बजट में बात करें तो जिसका जिक्र अभी चतुर्वेदी साहब ने किया कि बंदरगाहों को कंपनी के तौर पे, यानी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन पोर्ट्स पहली बार किया गया, और उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। बंदरगाहों के निर्माण के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाना है, और शिपिंग सेक्टर शायद एक बहुत बड़ा फोकस सरकार का भी है और बजट का भी। जल विकास मार्ग संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से उस पर काम शुरू भी हो चुका है। चतुर्वेदी जी, ये तो हमने देखा है जो काम शुरू हुआ है, कैसे आगे बढ़ेगा, और क्या कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं शिपिंग सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए या फिर स्किल्स जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों जब हम चर्चा कर रहे थे इसी चैनल पर, तब ये बातचीत निकल करके आई थी कि अभी जो तेल के दाम कम हुए हैं, तो सरकार को उस पैसे को इसी सेक्टर में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तो फिलहाल शायद रोड में लग रहा है, अभी रोड में लग रहा है, लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि अभी जो हमें सस्ता तेल मिल पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम जो है वो नीचे गिर गए हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास में शिपिंग लाइंस नहीं है, और इसलिए हमें भाड़े के शिप लेना पड़ते हैं जिससे वो तेल यहाँ पे लाया जा सके। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, और उसी का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे पास अपनी इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है। अच्छा, तो वो जो तेल वहां से यहाँ लाना है वो इंश्योरेंस किया जाता है उसका, और उस इंश्योरेंस के ऊपर री इंश्योरेंस होता है। जी। और ये उन कंपनीज के माध्यम से करना पड़ता है जो या तो लंदन में बेस्ड हैं और अब इंक्रीजिंगली शंघाई में बेस्ड हैं। ठीक है। तो इस सेक्टर में सरकार को 2 चीजें करने की आवश्यकता है, और इस बजट में उनका प्रावधान होना चाहिए। पहला, शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज को पूरी तरह से इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारे शिपिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, जो आखिरकार भारत की जो ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस ब्लू इकोनॉमी को एक बड़ा इम्पिटस दे सके। और इसकी आवश्यकता इस बात के लिए भी है कि जो 70,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये दोनों सेक्टर्स का एक साथ विकास होना बड़ा आवश्यक है। अगर दोनों में जरा सी भी कमी होगी तो हम वो रिजल्ट नहीं पा पाएंगे जो हम सोच रहे हैं कि 2 साल में या 3 साल में सरकार लोगों के सामने रख सके। मेहता साहब, आपको लगता है कि जो ब्लू इकोनॉमी जिसकी बात अभी चतुर्वेदी साहब ने की, वो एक बड़ा फोकस होगा, और उसके लिए आपके लिहाज से जिस तरह से आपने इंटीग्रेशन की बात की, वो क्या देखने को मिलेगा और क्या कुछ इंसेंटिव्स देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है, देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें इंटीग्रेटेड होंगे सारे रेल, रोड और शिपिंग सेक्टर, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलरेडी सरकार ने 101 नेशनल रिवर्स में नेशनल रिवरवेज जो है अनाउंस कर चुके हैं सरकार, जो कि इनलैंड वाटरवेज है। अब इनलैंड वाटरवेज क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये है कि इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। और जैसे आप देखें, प्राइमरी स्टेज में जब आप सबसे पहले कुछ नहीं होता था, लोग नदियों के थ्रू जो है कई सारा सामान वैसे ही ट्रांसपोर्ट करते थे। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, ये प्रिमिटिव एज में जाइए। तो आज जो है इंडिया ही ऐसा देश है, हमारे यहाँ शिपिंग में इनलैंड वाटरवेज में सिर्फ 1% जो है गुड्स की आवाजाही है, फ्रेट। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है सिर्फ 10% है। अगर रोड के थ्रू इसे कंपेयर करें, इसका सिर्फ 10% कॉस्ट में आप जो है इनलैंड वाटरवेज के थ्रू गुड्स को इधर उधर भेज सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे जो इन्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, अभी जो है हमने पेरिस में एक एग्रीमेंट साइन किया, और जो आने वाले वक्त में इन्वायरमेंट जो है एक बहुत बड़ी समस्या, परिवहन को सस्ता भी करेगा और पर्यावरण फ्रेंडली रहेगा, वातावरण से फ्रेंडली। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। अब
इसी को लेकर के हम तीसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए एक तरह से माना जाता है कि वो प्रदूषण फैला रहा है, जो पावर सेक्टर है उस पर हम थोड़ा सा फोकस अब करते हैं। जो बढ़ती ज़रूरतें हैं ऊर्जा की, उनका उत्पादन बढ़ाने और जो रिन्यूएबल्स हैं उस पर फोकस दिख सकता है। अभी देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की जो नई जिम्मेदारी है, 18,552 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक खंभे पहुंच ही नहीं पाए हैं, वहां तक पहुंचाना जिसकी शुरुआत हो चुकी है मिशन 1000 दिन के तहत। मिशन 2024x7, उसमें तो 24 घंटे बिजली देने का जो मिशन है उसको भी सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे जो सोल्यूशंस हैं शायद एक साथ लागू करने पड़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवित योजना में करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस सरकार का फोकस दिख रहा है। एलईडी बल्ब का जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है, 4 करोड़ अभी तक बांटे जा चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके प्रोडक्शन के लिए कुछ रियायतें दी जाएं। और उदय योजना का जिक्र ज़रूर करना होगा, जो कि डिस्कॉम्स के लिए पहली बार एक तरह से इतने एग्रेसिव, पहली बार तो नीति नहीं है लेकिन एग्रेसिव तरीके से ज़रूर ये कोशिश की गई है। और अब ये स्थिति है कि कम से कम कोयले की सप्लाई में कमी ज़रूर एक तरह से दिख नहीं रही है। अभी मौजूदा स्तर देखें, सोलर एनर्जी केवल 3,000 मेगावाट, लक्ष्य 1,00,000 मेगावाट का, पवन ऊर्जा 22,000, उसको भी बढ़ा के 60,000 करना है। जो दूसरे बायोगैस जैसे एक तरह से जो स्रोत हैं उस पर भी केवल 7,000 मेगावाट पे हैं हम, उसको डबल से भी ज़्यादा करना है। तो ये जो लक्ष्य रखे गए हैं वो काफ़ी एम्बिशियस हैं और बजट कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। री इन्वेस्टमेंट में जो री इन्वेस्ट एक तरह से समिट हुआ 2015, उसमें काफ़ी बेहतरीन जो इंटेंट दिखाई दिया, वो इन्वेस्टमेंट का जो इंटेंट है वो ज़रूर दिखाई देता है कि जो हमने सोचा है वो शायद हम कर पा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, पावर सेक्टर का फोकस और किस तरह से देख रहे हैं आप आगे जाते हुए? 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं पावर सेक्टर में। पहला जो हमारा अपना डोमेस्टिक चैलेंज है वो है कोयले के ऊपर। हमने ऑलरेडी जैसा कि मेहता जी ने कहा, पेरिस में अपनी हामी दी है कि कोयले को हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोलर अलायंस की घोषणा करी है, तो सोलर के ऊपर एक महती योजना की घोषणा की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि शायद की जाएगी, जिसके तहत हम सोलर पे रिसर्च और सोलर से जुड़े हुए तमाम बिजनेस सेक्टर के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के बाद। दूसरा हाइड्रोकार्बन्स के एक्सप्लोरेशन और उनके ग्रिड डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास हम पिछले दिनों अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं उसको एक जोर देने की जरूरत है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोलर के साथ में जुड़े हुए ग्रिड्स हैं, जहां पे हमारा एक लास्ट माइल का प्रॉब्लम है। जैसा उन्होंने कहा कि गांव तक हम नहीं पहुंचा पाए, कई गांव अभी बचे हुए हैं, तो वो जो लास्ट माइल प्रॉब्लम हमारा है वो पावर सेक्टर में बड़ा स्ट्रांग है, उसको हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखें कि 12वें पंचवर्षीय योजना में जो डेफिनेशन ही ली गई थी वो ये थी कि किसी गांव में अगर एक बल्ब भी आया तो उसको माना जाएगा, मान लिया जाएगा। ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। जी मेहता साहब, ऑफ ग्रिड सोल्यूशन शायद लाने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह तो आप अभी खंबे तुरंत पहुंचा नहीं सकते हैं क्योंकि लक्ष्य बहुत नज़दीक है। और जो दूसरा जो डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, क्या और भी एक आध कदम आगे बढ़ करके उनको कुछ दिया जाएगा? क्योंकि वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है पूरे पावर सेक्टर में कि आपके T&D लॉसेज इतने बड़े पैमाने पर होते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, पावर सेक्टर हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि 2019 तक गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि 24/7 पावर जो है हर घर में जाएगी देश के। अब 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं पावर में। एक है आपका जनरेशन सेक्टर। जनरेशन में हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2.75 गीगावाट की ऑलरेडी जनरेशन, 2,75,000 जो है मेगावाट की ऑलरेडी जनरेशन कैपेसिटी है। और जो मेजर प्रॉब्लम है, आपने ठीक कहा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हमारे यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बहुत वीक है। बट अभी जो श्री पीयूष गोयल जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें कि एक गांव में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण जो योजना है उसका है, और दूसरा उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, उदय जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। उसके थ्रू ऑलरेडी मंत्री जी कह चुके हैं कि बाय आगे जाते हुए बजट में कुछ आप सॉल्यूशंस जी बिल्कुल, उसके लिए सबसे बड़ी जो सॉल्यूशन ये हमें देखने को मिलेगी कि जो ऑलरेडी एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो मेजर फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएगा। जी 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक सरकार का योजना है, जिसमें 100 जो है गीगावाट जो सोलर से आएगी, क्योंकि देश में हमारे यहाँ सोलर एनर्जी बहुत पर्याप्त मात्रा है। करीब एक साल में 300 दिन हमारे यहाँ सूरज की जो है रोशनी रहती है, और धीरे धीरे कॉस्ट भी कम हो रही है। कॉस्ट भी कम हो रही है। अभी तो लेटेस्ट जो फिगर थी 4.63
हाँ, उससे भी नीचे आ गई। 4.34 नहीं, हाँ, 4.34 है। हाँ जी। 4.34 है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत करना है। चाह रहे हैं सोलर को लेकर। तो हाँ नहीं, सोलर को लेकर के वाकई में ये प्रयास बिल्कुल सही है। जैसा आपने एकदम सही फरमाया कि ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस हमें ज़्यादा तेजी से सामने लेकर के आने पड़ेंगे और कई ऐसे विलेज के ऐसे क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं। और जो योजना शायद मुझे लगता है अनाउंसमेंट होना चाहिए वो इसी लाइन पर होना चाहिए कि अगर इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो निकल करके आते हैं जो सोलर एनर्जी में और ऑफ ग्रिड क्लस्टर बनाने के डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। नहीं, इसमें जो दूसरी मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, ट्रांसमिशन लाइन हमारे यहाँ पे जो कि ऑफ ग्रिड जो आपको इवैक्यूएट जो पावर करेंगे, सोलर की पावर को इवैक्यूएट करेंगे वहां से ग्रिड तक, उसके लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि ऑलरेडी सरकार का ये है कि $250 बिलियन 2017 तक जो है सरकार जो है ट्रांसमिशन लाइन में खर्च करेगी। और ये बहुत बड़ा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अपने दोनों मेहमानों के साथ खास हमारा रैपिड फायर राउंड और क्या कुछ उम्मीदें हैं इन तीनों सेक्टर से, उस पर जानेंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम इकोनॉमी का हाल। यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलं तु बहुश्रुतः न स जानाति शास्त्रार्थं दर्वी सुपरसान यथा। भारतं साम्यचेतश्च शान्तिप्रियं भज भारत देशवनं सुखदम् अद्य सर्वे वयं ब्रूमहे प्रेमतः भारतं भाव्यतां सन्ततम्। अयमेव दिवसः गणतन्त्रदिवसत्वेन घोषितः। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और अब वक्त है इस कार्यक्रम में रैपिड फायर राउंड का। दोनों मेहमान आ चुके हैं इस वक्त स्क्रीन पे। पहला सवाल चतुर्वेदी जी आपसे, बीते बजट में बुनियादी ढांचे में जो सार्वजनिक निवेश पर फोकस था, क्या इस बार प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल उठाए जाने चाहिए और मुझे लगता है कि तीन तरह के कदम सरकार इस बारे में सोच सकती है। पहला, जैसा हम लोगों ने चर्चा करी कि जो लास्ट माइल वाला प्रॉब्लम है वो न सिर्फ पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं बल्कि रोड और शिप इनके कनेक्शन में भी हम देख रहे हैं। तो जो लास्ट माइल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होना चाहिए वो वित्त मंत्री ने देखना चाहिए। बिल्कुल। मेहता साहब, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या कदम हो सकते हैं इस बजट में? प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण कदम है वह सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें जो है अगर ये ठीक हो जाए और जो बैंक से लोन्स हैं, स्पेशली बैंक रेट जो लोन है उसमें एक कमी होनी चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और अच्छी तरह आएगा। चलिए, तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन से पहले आ चुका था, बुनियादी ढांचे से जो जुड़ा स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहला काम जो सबसे ज़रूरी है वो जो बजटरी एलोकेशन है हमारा, वो इस ढंग से एक फंड के रूप में सामने लेके आया जाना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर सके। उसके लिए हमने जो पिछले दफ़ा 30 सेकंड है आपके पास। मेहता साहब जी, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। इसमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हैं जो बनाई हैं सरकार ने, तो उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को जो है बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए जो है उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए कि जिससे कि लोग और ज़्यादा सेक्टर स्किल काउंसिल खोल सकें और प्राइवेट इंडस्ट्रीज उसमें जुड़ सके। अब तीसरे सवाल की तरफ आता हूं, जिसकी बात आपने की, सोलर एनर्जी के लिए बजट में क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? शुरुआत आप ही से मेहता साहब। जी, सोलर एनर्जी के लिए सबसे जो बड़ी बात है इस टाइम जो है ट्रांसमिशन लाइन से जो कनेक्टिविटी है, ग्रिड कनेक्टिविटी, उस पर फोकस किया जाए। और जो टैक्स हॉलीडेज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री जो इसमें आ रही है उनको करीब 10 साल का टैक्स हॉलीडे इसमें मिलना। चलिए, मेरी गलती थी कि सोलर सवाल पहले ले लिया हमने, लेकिन ले लेते हैं। सोलर के लिए क्या किया जाना चाहिए? सोलर के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस आम आदमी तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, दक्षिण के कई राज्यों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
हमें सोलर एनर्जी को उनसे जोड़ा जाना चाहिए। एक नया इनोवेटिव सोल्यूशन निकल के आ रहा है। फिर से वो सवाल आ जाए जिस पे मेरी गलती की वजह से वो लेकिन सवाल ये था कि ऊर्जा क्षेत्र के 2 बड़े फोकस एरिया क्या होंगे मेहता साहब? देखिए, ऊर्जा क्षेत्र के सबसे जो 2 बड़े फोकस हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और दूसरा ट्रांसमिशन सेक्टर। ये दोनों सेक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है इस टाइम जो डिस्कॉम्स हैं हमारे, उसको जो है प्रॉफिटेबल किया जाए। ठीक है चतुर्वेदी जी। पहला, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन विच ट्रांसमिशन लॉसेस, एंड सेकंड जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस किस ढंग से कम किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। जो अगला सवाल है, क्या इस बजट में, बजट 2017 जो आने वाला है सोलर एनर्जी के लिए, ये सवाल हम ले चुके हैं। कोशिश करेंगे अगले सवाल की तरफ जाने की। अगला सवाल हमारा है जो एनर्जी अप्लायंसेज हैं उनसे जुड़ा हुआ कि क्या उनके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के क्या कुछ ऐलान हो सकता है? चतुर्वेदी। एनर्जी अप्लायंसेस को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि देश में अभी उसका प्रोडक्शन उस संख्या में नहीं है, इसलिए हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो मेक इन इंडिया के चलते हुए उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जी, इसमें जो है सबसे बड़ी बात है एनर्जी एफिशिएंट जो अप्लायंसेस हैं उसके लिए सरकार को कुछ रियायतें देनी चाहिए, जिससे कि एक तो उससे जो एनर्जी कम होगी, आपकी कम यूज करेंगे, और दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। मेरे पास 3 सवाल और थे लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है और हम इस सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे। चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेहता साहब आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर। कल हम जब ये कार्यक्रम लेकर के आएंगे इसी वक्त तो हमारा फोकस होगा एग्रीकल्चर। कहीं मत जाइए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।